मध्य प्रदेश के भोपाल और कई हिस्सों में बारिश से हालात खराब हैं, बिजली भी गुल है। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। पर नजर रखे हुए हूं। रात को भी सिचुएशन रूम से, रात सवेरे भी सारे जिलों से जुड़ के हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। भोपाल की सड़कों में मैं रात में भी घूमा था। इन सभी जिलों में असामान्य वर्षा हुई है। प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अकेले विदिशा जिले में ही 18 राहत शिविरों में 1200 लोग रुके हुए हैं और लगातार भोजन और आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। विदिशा में लगातार कई गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। विदिशा और गुना जिले के 25 गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। अभी हमने प्लान किया है कि विदिशा और गुना जिले के 10 गांवों में जो लोग घिरे हुए हैं उनको 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जाएगा और वहां हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं। राजगढ़ जिले में 8 राहत शिविरों में 500 लोगों को ठहराया गया है। काली सिंध, पार्वती, चंबल नदी के जलस्तरों पर भी हम निरंतर नजर रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। नर्मदापुरम में एनडीआरएफ की 2 टीम, विदिशा में 2, जबलपुर में 1, सीहोर में 1, भोपाल में 1, गुना में 1 और ऐसी एसडीआरएफ की विदिशा में 4, राजगढ़ में 2, गुना में 3 ये टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बोट के माध्यम से, नाव के माध्यम से लोगों को निकालने का काम कर रही है। हमने एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था के लिए 1 हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया, दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ रहा और तीसरा भी हमने बुलवाया है। आगरमालवा, रतलाम, शाजापुर इन जिलों में भी हम लगातार नजरें रखे हुए हैं और नीचे स्थान पर जो लोग हैं उन्हें ऊपर बसाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं जो बाढ़ से प्रभावित है, संकट की घड़ी में मैं, प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। हम राहत और बचाव के कामों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। आप धैर्य और संयम से काम लें। मैं भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में निकल रहा हूं और आपके साथ पूरा प्रशासन, सरकार और मैं खड़ा हूं। धैर्य रखें, संकट की इस घड़ी से हम बाहर निकलेंगे।
तो ये आप सुन रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो बता रहे हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो राज्यों में तैनात कर दी गई हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं अलग अलग इलाकों में बाढ़ के चलते उन्हें निकाला जाए, जिसमें विदिशा और गुना वहां पर हेलीकॉप्टर्स भेजे जा रहे हैं लोगों को एयरलिफ्ट कराने के लिए। तो अगर वहां की स्थिति के बारे में आपको बताएं तो राजधानी भोपाल समेत राज्य के कई जिले जो हैं वो भारी बारिश के चलते बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जनजीवन बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित हुआ है। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अब विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी लगातार शिवराज सिंह सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने बिगड़ते हालात पर ट्वीट किया है, जिसमें कमलनाथ ने निशाना साधते हुए लिखा है कि बिजली संकट के कारण जनता को जल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। अफसोस की बात है कि ये स्थिति प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, बाकी प्रदेश की स्थिति खुद समझी जा सकती है। यह है भाजपा सरकार के 18 वर्ष के स्वर्णिम विकास व तमाम दावों की हकीकत। बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है कि मध्य प्रदेश की राजधानी के अधिकांश हिस्सों में रात भर से ही बिजली गायब है। भोपाल घंटों से अंधेरे में डूबा है, जनता हाहाकार कर रही है, परेशान है और सुनने वाला कोई भी नहीं है। सारे जिम्मेदार मैदान से गायब हैं, आयोजनों में व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गंगा का जलस्तर येलो अलर्ट के निशान से 25 सेंटीमीटर ही सिर्फ नीचे रह गया है और साथ ही गंगा नदी के आसपास के गांव में बाढ़ का पानी लोगों के खेतों तक पहुंच गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है और साथ ही खादर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भी चिंताएं अब बढ़ती जा रही हैं। फसलों के नुकसान से किसान बेहद परेशान है। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट तो है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है वो काबू से बाहर नजर आ रही है। अस्थायी चौकियां भी यहाँ पर बनाई गई हैं, लेकिन जो किसानों का नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा, क्या हुआ आपके गांव में? बाढ़ आ गई जी। अच्छा, और क्या क्या नुकसान हुआ आप लोगों खेती को? हुई जी, 20 बीघा गन्ना बोया, मर गया। तो कोई अधिकारी आके तुमसे पूछा किसी ने अब तक? नहीं पूछा जी, हमें देख के चले जा, हमें चले जा। कितना नुकसान तुम मान रहे हो? 2 लाख रुपए का जी। हमारे जो बाढ़ प्रभावित 10 गांव गंभीर रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं और उसमें लगातार निगरानी की जा रही है। 5 बाढ़ चौकियाँ हमने बना रखी हैं। हमारे गोताखोर और नाविक पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। पल पल की खबर ली जा रही है। अभी सामान्य स्तर है, जल का कोई खतरे की बात नहीं है। कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर हम पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं। हाँ, लगातार हमारे द्वारा जो क्षेत्रीय नागरिक हैं और श्रद्धालु आते हैं उनको समय समय पर अनाउंस करके सचेत किया जा रहा है। राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर कोटा और बारां के आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कोटा में बैराज से छोड़े गए पानी के कारण निचले इलाके डूब में आ गए हैं और बैराज से अब तक 2.76 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। बूंदी और कोटा जिले में भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। राज्य के कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है और स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीमें जो हैं बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। और सिर्फ राज्य का कोई, देश का कोई एक हिस्सा या राज्य ऐसा नहीं है जो प्रभावित है। कई राज्य इसके प्रभाव में आ गए हैं। ओडिशा में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राज्य में 8 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। बारिश की वजह से राज्य में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। इसके अलावा सड़क के बुनियादी ढांचे को भी कई जगह नुकसान पहुंचा है। और गुजरात में इस साल के आखिर में चुनाव आ रहे हैं और एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनावी दौरे कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि वो भी इस हफ्ते के अंत में गुजरात का 2 दिनों का दौरा करने जा रहे हैं। शनिवार 27 अगस्त शाम 5:30 बजे साबरमती रिवर फ्रंट पर जो आयोजित खादी उत्सव है
उसमें भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उसके अगले दिन 28 अगस्त को भुज भी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो 2 दिनों का गुजरात दौरा है। और इस बीच में हम ये भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गुजरात के दौरे पर हैं। कल उनका पहला दिन था और आज उनका दूसरा दिन है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अखिलेश, अखिलेश है नहीं हमारे साथ इस वक्त। तो अब फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इस हफ्ते के अंत में प्रधानमंत्री गुजरात जाएंगे और कई परियोजनाएं जो हैं उनको भी समर्पित करेंगे। इधर आज केजरीवाल और सिसोदिया के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। दोनों नेता भावनगर में शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर एक टाउन हॉल मीटिंग को संबोधित करेंगे। कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी में उनको आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है और बदले में न सिर्फ उनके ऊपर लगे सीबीआई ईडी के केस बंद हो जाएंगे बल्कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी बना देगी। ये बात भी मनीष सिसोदिया ने कही है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये विस्तृत रिपोर्ट। मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि मेरे पास मैसेज आया कि 2 मैसेज थे, 2 पार्ट थे उस मैसेज के कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के सीबीआई के केस चल रहे हैं इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा है कि आप बीजेपी ज्वाइन करके पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है वहां पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में। आम आदमी पार्टी तोड़ो, बीजेपी में आओ, सीबीआई ईडी के केसों से मुक्ति और बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बन जाओ। मनीष सिसोदिया का दावा है कि बीजेपी की तरफ से यह संदेश भिजवाया गया था, लेकिन उन्होंने नकार दिया। हालांकि जब सिसोदिया से उस बीजेपी नेता का नाम पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा नाम नहीं बताया। जो लोग जिन्होंने मुझे मैसेज दिया उन्होंने मुझे कहा कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को हमने ही ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत शर्मा जी को हमने ही ज्वाइन कराया था, फिर नारायण राणे जी से लेके और जो और ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है, तो उन्होंने कहा कि हम पे आप भरोसा रखिए, हम लोग इसमें हैं, हम ही ज्वाइन कराते हैं। जयंत पांड्या जी को भी हमने ही ज्वाइन कराया था। बीजेपी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी का ये जितना एक्ट है, जितने डायलॉग्स हैं, ये एक बार और सिद्ध कर रहा है कि वो सच में इस अपराध में बहुत अंदर तक डूबे हुए हैं। देखो, ये लोग ढोंगी लोग हैं, ये लोग झूठ की हर लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और ये समझते हैं कि जनता जो है ना कठपुतली है। दिल्ली के लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और मैं समझता हूं कि ये जितना बौखलाहट है ये सब यही बताता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं। वैसे एक्साइज पॉलिसी में कथित भ्रष्टाचार के मामले में घिरते मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल डटकर खड़े हैं। जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें, ये होना चाहिए था। आम आदमी पार्टी को लगता है कि जिस चक्रव्यूह में वो फंसी है उससे निकलने का एक ही तरीका है, गुजरात चुनाव में अच्छा प्रदर्शन।
लिहाजा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब जहां तक बात है गुजरात की राजनीति की, तो आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है खुद को सबसे पहले बीजेपी की टक्कर में दिखाना, लाना, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली स्तर पर तो आम आदमी पार्टी पर जमकर हमले कर रही है, लेकिन गुजरात में बीजेपी आम आदमी पार्टी को फिलहाल इग्नोर करते हुए ही नजर आ रही है। गुजरात से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर ए गोपी कृष्ण और तत्कालीन एक्साइज डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय से इन अधिकारियों को निलंबित करने की सिफारिश की थी और जिसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से एक कार्रवाई की गई है। इन दोनों अधिकारियों के घर पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापे भी मारे थे। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब से चलेगी? अहमदाबाद से मुंबई के बीच इस प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र की रफ्तार धीमी रही। अब ये रफ्तार फिर से नई सरकार में बढ़ी तो है, लेकिन जमीन अधिग्रहण में अब भी कई अड़चनें सामने आ रही हैं। जबकि 1 लाख करोड़ से ऊपर के इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम गुजरात में 98.8%, दादर और नागर हवेली में 100% और महाराष्ट्र में 75% ही पूरा हो पाया है। महाराष्ट्र में क्या और किस तरह की अड़चनें आ रही है, हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी शहर का भरोड़ी गांव, इस हिस्से में हाई स्पीड रेल परियोजना बुलेट ट्रेन के लिए करीब 50 लोगों की जमीन लेने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य में नई सरकार आने के बाद भूमि अधिग्रहण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को तेजी से खत्म करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन यहाँ के कई ग्रामीण अब भी अपनी जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि पूरा मुआवजा मिलना बाकी है। हर एक गुंठा यानी कि 1089 वर्ग फुट जमीन के लिए इन्हें करीब 11.5 लाख का मुआवजा मिलने की बात कही जा रही है। 42 गुंठा जमीन वाले जयवंत पाटिल बताते हैं कि घर का पैसा तो मिला, लेकिन खेती का नहीं। घर का पैसा मिला, कब्जा का पैसा नहीं मिला। वो बोलता लोड़ा 20% रखा है, तो 20% हमको 3 बार गया, 10 बार गया इधर उधर नहीं मिलता। अभी भी गया था 5 में, तो नहीं कर दिया। वो मेरा इधर भी लगा है, 3 साल हो गया। क्या बोलते हो लोग? हाथ देता है वो दिन हो। हमारा ऐसा आदमी का जो नहीं आएगा इसका पैसा रखो, आता इसका आदमी को पैसा दे दो, नहीं आएगा इसका मत दो। हमारा घर गिरा है ना, घर गिरा, इसका घर गिरा है, इसका पैसा नहीं दिया। जयवंत जैसे कुछ और भी सामने आए। जब से हम लोग अभी 3 साल से हम लोग घर तोड़ने को हुआ है, तो तोड़ के गया यहाँ से, लेकिन अब तक पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग को बहुत इन लोगों के पीछे भाग के, लेकिन पैसे हम लोग नहीं मिल रहा है। कितना बार गया, नीलजिया में गया, माधोरे में गया, उधर गया, सब इसके ऑफिस में गया। आणि वो परंत क्या बोलता है, तुम्हारा पैसा इसके पास, तुम रईस हमारा कैसा? कब्जे वाले को देखना मिलता है कि नहीं? हम देखो इधर बोर्ड मार के रखा है, तुम इसका शूटिंग ले, हमारा कब्जा है। ग्रामीणों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे वकील भारद्वाज एल चौधरी कहते हैं कि कई मामलों में तकनीकी अड़चनें हैं। इंडिपेंडेंस के बाद में अपना गांव छोड़ के यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनकी जगह आज भी उनके नाम पे थी, लेकिन वो आज तक कभी गांव में लौटे नहीं थे। अब उनकी जगह कम से कम 4 पीढ़ियों से हमारे फार्मर्स खुद वो खेती कर रहे हैं उसमें, और उनके पोजीशन में है। और वैसे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू लैंड लॉज वो जगह के आज वो मालिक भी बन चुके हैं, बट यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं था, इसलिए उन्होंने वो पेपर वर्क में कमी रखी। अब वो पेपर वर्क की कमी उनके जान पे आ रही है। मेरे जानकारी के हिसाब से कह रहा हूँ 30% लैंड डिस्प्यूट वहाँ पे है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कुल 508.17 किलोमीटर का है। 12 स्टेशन होंगे, जिनमें 8 गुजरात और 4 महाराष्ट्र में होंगे। 1 लाख करोड़ से ऊपर के बताए जा रहे इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम गुजरात में 98.8%, दादर और नागर हवेली में 100% और महाराष्ट्र में 75.25% पूरा हुआ है। यानी महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहण का काम रुका हुआ दिखा है। बताया जाता है कि राज्य में अप्रैल तक जरूरी 298 हेक्टेयर में से केवल 150 हेक्टेयर के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो पाया था। 30 जून को कार्यभार संभालने के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की नई महाराष्ट्र सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लेकर आई और राज्य में परियोजना के लिए सभी मंजूरी प्रदान की गई। ठाणे से अनिल शुक्ला के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।